आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन एजुकेशन कमेटी की जानब से एजुकेशन का एक क्रैश कोर्स लिटिगेशन इन टैक्स लाज के लेक्चर 3 में मोहम्मद इमरान गाज़ी हाजिर खिदमत है। और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 127, 128, 129 और रेलिवेंट रूल्स फॉर फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर द कमीशन ऑफ अपील अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और फिर हमने सेक्शन 45B एंड रेलिवेंट रूल्स और अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990 वो हमने स्टडी किए हैं। और फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने स्टडी किया था रिटर्न आर्गूमेंट्स, केस लॉ, सॉफ्टवेयर और ग्राउंड्स ऑफ अपील और सेक्शन 121। आज थोड़ा सा हम इसको मज़ीद आगे सिलसिले को बढ़ाएंगे और आज हमारा जो बेसिक फोकस होगा वो सेक्शन 122 और इसके रेलिवेंट केस लॉज हैं। और इससे पहले कल जूम क्लास में सवाल किए गए थे कि हमने सर्च इंजन इस्तेमाल करना है और ग्राउंड्स ऑफ अपील हमने बनानी है, तो उसको कैसे हम ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाएंगे। तो अगर कल हमने सेक्शन 121 को स्टडी किया है तो मैं उसी को ही आगे बढ़ाऊंगा कि अगर 121 का केस आप बना रहे हैं, एक ऑर्डर आपके पास आया है और आपने उसके ग्राउंड्स बनाने हैं, तो सबसे पहले तो आपने उसकी नेचर देखनी है कि 121 में किस बात पर ऑडिट में केस आया है। नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के ऊपर आपका केस ओपन हुआ है, 121 के अंदर असेसमेंट हुई है। तो इसके ऊपर आपने रेलिवेंट जो केस लाज हैं वो सब दोस्तों ने मुझसे पूछा जी कि कौन सा मैगज़ीन बेहतर है। मैगज़ीन सब बेहतर है, पीटीडी भी बेहतर है, टैक्सेशन भी बेहतर है, पीटीसीएल भी बेहतर है और पीसीटीएलआर भी बेहतर है। लेकिन इशू ये है कि जजमेंट्स आपके पास जो मौजूद हैं उसको आपने किस तरह अपने लिए इस्तेमाल करना है, वो पर्पज़ आपको आना चाहिए। ये फ़न है, सिर्फ मैगज़ीन में आपको इरेलीवेंट चीज़ें पढ़ के जहन से स्किप हो जाएंगी, लेकिन जब आप केस तैयार कर रहे होंगे और फिर केस तैयार करते हुए जो सर्च इंजन होता है वो आपके लिए बड़ा सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है यहाँ पर। और सर्च इंजन में मैं आपको बताऊँगा अब आपने सेक्शन 121 को कैसे तैयार करना है। चलिए हम आपको पाक क्लास की वेबसाइट पर जाते हैं और इसमें हमने लॉगिन करना है। इसमें ये मैगज़ीन रीडिंग है। आज भी मुझसे पूछा गया जी कि कौन सा मैगज़ीन बेहतर है, तो इसमें मैंने कहा था कि जी कि आप मैगज़ीन सेलेक्ट कर लें 2024 पीटीडी और साल देख लें 2024। और इसमें आप देखेंगे सारी की सारी फाइलें आपके सामने आ जाएंगी। अब 2024 का आपने कोई केसला खोलना है, अगर मिसाल देता हूँ मैं 2022 का मैंने कोई केसला देखना है तो ये 2022 के आगे मेरे सामने 2022 पीटीडी 1411 रे मुझे केस नंबर याद है, तो मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। ये एक तरह का आपके सामने मैगज़ीन आ गया है और ये पूरी मैगज़ीन की कॉपी यहीं पर रखी हुई है। 2022 का पूरा मैगज़ीन बजाय कि आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टडी करना चाहते हैं, कोई केसला वहाँ अगर आपके नॉलेज में है वो पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप अगर 2024 का शुरू से लेकर आखिर तक आप देखना चाहते हैं जी कि कौन कौन से केस किताब में मौजूद हैं, तो आप 2024 सेलेक्ट करेंगे और व्यू फाइल में जाएंगे और पेज नंबर 1 को क्लिक करेंगे तो ये पेज नंबर 1 खुलना शुरू हो जाएगा। अब हम आगे इधर जो अभी 2022 पीटीडी 1411 हमने ओपन किया था पेज, और इसमें आप देखेंगे जी कि शायद करीम साहब की जजमेंट है, राहिल कमरान साहब इसके ऑथर हैं। दोनों ने बेंच में मुल्तान बेंच में बैठ कर किया था और 122(5)(6) के ऊपर बड़ी अच्छी जजमेंट है जिसमें फ़िशिंग एंड रोविंग इंक्वायरी को सलम किया है कि जी के ऑफिसर फ़िशिंग एंड रोविंग इंक्वायरी नहीं कर सकता। और इसी तरह पाकिस्तान टैक्स डिसीजन का पेज नंबर 1 ओपन हो गया है, तो इसमें आप एफटीओ का एक फ़ैसला है। इसी तरह आप पेज 2 खोलेंगे, पेज 3 खोलेंगे तो इसके साथ साथ आप इस फैसले को मुकम्मल पढ़ सकते हैं। बुक रीडिंग अगर करनी हो तो आप इसके मैगज़ीन व्यूअर में आकर बुक रीडिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हमने तैयारी करनी है सेक्शन 121 की, तो इम्पोर्टेंट केस लाज में हम आएंगे और इम्पोर्टेंट केस लाज में आकर सेक्शन 121 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब सेक्शन 121 कल मैंने बात की थी कि जी कि आप हुजामा इकराम साहब की किताब ले लें या फिर मोहम्मद अरशद साहब की किताब ले लें।
इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में जो इम्पोर्टेंट केस लॉज दिए हुए हैं उनकी हिस्ट्री दी हुई है, तो ये हिस्ट्री इधर भी हमारी जो वेबसाइट है इसमें भी मौजूद है। 121 के ऊपर अगर एक्स पार्टी फैसला हुआ है मेंटेनेबल ऑन सिंगल डिफ़ॉल्ट, तो सिंगल डिफ़ॉल्ट के ऊपर एक्स पार्टी ऑर्डर फॉर सिंगल डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट मेंटेनेबल, ये फैसला आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो अगर एक ही नोटिस दिया है और एक ही नोटिस पे अगर ऑर्डर हो गया है और एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब आप इसको स्टडी करेंगे। तो अगर आपके रेलिवेंसी में अगर ये ऑर्डर हुआ तो आप स्टडी करके इसको एज ए ग्राउंड ऑफ अपील में इसका हवाला दे के आप इसमें से ही पिक करेंगे कौन कौन से ग्राउंड आपके अच्छे बनते हैं। और फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज़ जस्टिफाइड इफ़ एसएससी फेल्स टू प्रोड्यूस दस्ती बुक्स, ये महकमे की फेवर का फैसला जी कि अगर सुप्रीम कोर्ट से हुआ है कि अगर आपने किताबें प्रोड्यूस नहीं की तो फिर महकमा बेस्ट जजमेंट ही करेगा। और बेस्ट जजमेंट मस्ट रिफ्लेक्ट फेयर एंड प्रॉपर एस्टिमेट, ये जो कल हम बात कर रहे थे कराची हाई कोर्ट का फैसला है, लॉ कानून के अंदर भी लिखा हुआ है जी कि वो पहले इंक्वायरी करेगा और उसके पास जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड होगा, उस डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो उसके बेस पर ऑर्डर बेस्ट जजमेंट पास करेगा, ऑफिस में बैठकर एस्टिमेट नहीं करेगा। तो उसके पास जो उसने फिगर्स आपके लिए चूज़ किए हैं बेस्ट जजमेंट के लिए कि अगर आपकी सेल्स को बढ़ा दिया है, खर्चे उसने कम कर दिए हैं और प्रॉफिट बढ़ाया है, तो उसके बाद प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए जो कि रिकॉर्ड से एस्टेब्लिश हो रही हो। और इसी तरह 121 पे आप देखते जाएं बेशुमार फैसले हैं, 1979 के कानून के भी हैं, गैस वर्क के ऊपर जजमेंट्स आ गई हैं, लिमिटेशन है। तो अब आपने देखना जी कि आपका केस का कौन से ऊपर अप्लाई होता है ये केस लॉ, तो आपने उस केस लॉ को ओपन करना है सॉफ्टवेयर में जाके और उसको पढ़ कर आपने अपने ग्राउंड्स में उसके मुताबिक एडजस्टमेंट करनी है। अब ये सारे के सारे केस लॉज 121 के ऊपर हैं, जो हिस्टोरिकल डाटा है सारे का सारा एक ही जगह पर रखा हुआ है। यही डाटा आपको मोहम्मद असर की किताब में मिल जाएगा, राव जामा कराम की किताब में मिल जाएगा। अगर आप सॉफ्टवेयर पर इजी फील करते हैं तो आप इसको एज ए सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद दूसरी चीज़ है जी कि आपने जजमेंट्स, अब जिस टॉपिक पे आप केस तैयार कर रहे हैं मुकम्मल स्टडी करनी है और उसका हिस्टोरिकल डाटा मींस के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 में उसका क्या कंपैरेटिव कानून था और इसके बाद 2001 से लेकर अब तक उस कानून में कितनी बार तब्दीली आई हैं और फिर उसके ऊपर सर्कुलर्स हैं, एसआरओज़ हैं, तो वो आपने तमाम के तमाम स्टडी करने हैं। तो सर्कुलर्स और एसआरओज़ भी, सर्कुलर लेटर्स भी मौजूद हैं, एसआरओ भी मौजूद हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन में भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इस पर भी टॉपिक वाइज नेट का ज़रा प्रॉब्लम आ गया तो चले बाद में देखते हैं। तो ये भी अब आपने इधर मौजूद है। तो सर्कुलर लेटर्स में जाकर आपने सर्कुलर लेटर्स को स्टडी करना है और प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन में टॉपिक वाइज केस लॉज दिए हुए हैं, इसको भी आप जाकर वहाँ से अपनी पढ़ने की जो आदत, जो स्टडी करने की आदत है, वो आप उसको डेवलप कर सकते हैं। जी कल हमने देखा था सेक्शन 121 और आज हम देखेंगे सेक्शन 122। ये है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का मतलब है कि जो डिक्लेरेशन टैक्स पेयर ने एज ए इनकम टैक्स रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट की सूरत में दी है, तो उसको अमेंड करने के लिए ऑफिसर के पास सेक्शन 122 का सहारा है कि 120 की अमेंडमेंट को और 121 में अगर बेस्ट जजमेंट वाली हुई है तो उसको फर्दर अगर अमेंड करना है, 122 का ही ऑर्डर पहले भी अमेंड हो चुका है, उसको मज़ीद अमेंड करना है, तो सेक्शन 122 के अंदर ये सारा काम होगा। और जो आपकी डीम असेसमेंट ऑर्डर है जो 120 का, तो वो 5 साल के अंदर ही एक दफ़ा अमेंड हो सकेगा। और इसमें जो वर्डिंग लिखी हुई है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स फ्राम द एंड ऑफ द financial year in which the commissioner has issued or treated to have issued the assessment order to the taxpayer, तो इसके बाद कोई भी ऑर्डर पास नहीं होगा। और इसके बाद जो रिवीजन की ऑप्शन दी गई है, रिवीजन बेसिकली हमारा सब सेक्शन 114 सब सेक्शन 6 और सब सेक्शन 6A ये डील करता है। और इसमें कहा हुआ है जी कि जब भी टैक्स पेयर अपनी रिटर्न रिवाइज करेगा तो उसको
अमेंडमेंट ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा और वो उसी तारीख से ही तस्वुर होगा जिस तारीख को टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न रिवाइज़ की है। और फिर उसके बाद जब एक रिटर्न अमेंड हो जाती है सब सेक्शन 122(1) में, 3 में या 5A में, तो उसको फर्दर अमेंड करने के लिए जो अख्तियार है कमिश्नर के पास, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उसके पास जो लिमिटेशन है वो 5 ईयर है फ्राम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कमिश्नर हैज़ इश्यूड और ट्रीटेड एज हैविंग इश्यूड द ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर। कि 120 का जब उसने ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर जारी किया था, उसके वही तो 122(2) में जो बात की हुई है वही 100, उसके पास एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 5 साल ही हैं और ये प्रैक्टिकली 6 साल बन जाते हैं। कि अगर आपने रिटर्न जमा कराई है 2019 की, टैक्स ईयर 2019 है आपका, और रिटर्न जमा कराइए 30 सितंबर 2019 को, तो इसका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो होगा सब्सिक्वेंट वो होगा 30 जून 2020 और उसके बाद 5 साल कंसिडर होंगे कि 2020 से लेकर 2025 तक, 30 जून 2025 तक जाकर ये टाइम बार होगा। और इसमें एक अहम बात रही है कि अगर आपने रिटर्न 2019 की जमा कराई है 2023 में, तो जिस तारीख को जमा कराइए उसके बाद जो 1 जून आएगा उसके बाद 5 साल की लिमिटेशन शुरू होगी। तो टैक्स ईयर के हिसाब से नहीं चलना। सेक्शन 121 है वो टैक्स ईयर के हिसाब से है, लेकिन जो आपका सेक्शन 122 है इसमें डेट ऑफ फाइलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जब एक रिटर्न, अगर दो मिसाल दे रहा हूँ कि टैक्स ईयर 2019 की रिटर्न आपने जमा कराई थी 30 सितंबर 2019 को, वो टाइम बार हो रही है 30 जून 2025 को। आखिरी दिन जाकर टैक्स पेयर अपनी मर्ज़ी से उसको इनहास कर ले रहा, उसको बढ़ा ले रहा, उसमें तब्दीली कर ले, तो वो टाइम बार नहीं तस्वुर होगी। वो 1 साल मज़ीद कमिश्नर को अमेंड करने का मिल जाएगा। और इसी तरह अगर ऑफिसर खुद उसको रिवाइज़ कर देता है आखिरी साल में, तो उसको भी मज़ीद 1 साल मिल जाएगा। मिसाल दे रहा हूँ जी कि अगर आपका 122 का नोटिस आया हुआ है आपको और ऑफिसर ने अमेंड कर दिया उसको 30 जून से 25 से पहले पहले, तो उसके बाद वो अब जो इसकी एक्सपायरी होगी वो 30 जून 2026 में होगी। अगर ऑफिसर एक बार फिर शोकाज करके आपको 30 जून 2026 से पहले अमेंड कर देता है, तो उसको फिर 1 साल की मज़ीद एक्सटेंशन मिल जाएगी। और लॉ के अंदर ये एक सिलसिला चलता जाएगा जब तक कि कहीं पे आके रुकेगा नहीं। ऑर्डर जहाँ तक होता रहेगा, हर साल अगर ऑर्डर होता जा रहा है, तो ये सिलसिला 2019 का 2020 तक, 2019 वाला 2030, 31, 32 तक भी जा सकता है, इसमें कोई ममानत नहीं है। लेकिन अहम बात रहे जी कि आपने 1 साल का जहाँ पे गैप आ गया तो फिर उसके बाद टाइम बार हो जाएगा। मीन्स के या तो ऊपर वाली कंडीशन 6 साल की पूरी हो जाए, या अगर अमेंडमेंट अगर हुई है वो दूसरे साल में ही अमेंडमेंट हो गई, तो फिर 5 साल वाली कंडीशन प्रिवेल करेगी, 5 साल पूरे हो गए, टाइम बार हो जाएगा। लेकिन आखिरी साल में अगर अमेंडमेंट हुई है तो फिर उसको 1 साल ऑफिसर को मिल जाएगा। और अगर इसी तरह अगले साल भी अगर अमेंडमेंट हो जाती है तो उसको मज़ीद 1 साल मिल जाएगा। और उसके बाद अगर उसको मज़ीद अगले साल में फिर वो अमेंड कर देता है 122 में, तो ऑफिसर को, डिपार्टमेंट को 1 साल मज़ीद मिल जाएगा। तो ये समझने वाला सेक्शन है। सेक्शन 4A है, ये पुराने रिपील ऑर्डिनेंस के मुताबिक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं कि पुराने लॉ में जब केसेस ट्रांसफ़र होकर 2001 के कानून में आए थे, तो उसका पुराना ही कहा गया था जी कि उसकी एक्सपायरी पुराने कानून के मुताबिक ही तस्वुर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 105 है और इसमें लिखा हुआ है जी कि जो असेसमेंट ऑर्डर होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ईयर और एन असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर 1979 के कानून का कंसेप्ट था। हम सिर्फ टैक्स ईयर की बात करेंगे कि सिर्फ उसी सूरत में अमेंड हो सकता है कि जब आपका पास, ऑफिसर के पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो ऑडिट और ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इंफॉर्मेशन होगी। ये जो अब लिखा हुआ है 5 नंबर, ऑडिट और ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इंफॉर्मेशन, ये आया है फ्रांस एक्ट 2020 में अमेंड हुआ। इससे पहले था डेफिनेट इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड फ्राम एन ऑडिट और अदरवाइज। मीन्स के अगर ऑडिट में केस सेलेक्ट था तो उस वक्त भी उसको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन 2020 से रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है। अब ऑडिट केसों में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, वो जो इसका रिकॉर्ड है उसी से ही वो एस्टेब्लिश करेगा। और ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन द कमिश्नर इज सर्टिफाइड दैट एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज़ एस्केप असेसमेंट, total income has been under assessed or assessed at too low rate or has been subject of excessive relief or refund, or any amount under a head of income has been misclassified।
मिस क्लासीफाइड मीन्स कि अगर कोई पीटीआर का टैक्स था वो आपने नॉर्मल टैक्स में जमा करा दिया, और इसी तरह नॉर्मल टैक्स का केस था और आपने उसको पीटीआर में जमा करा दिया है। आपका कोई ऐसा हेड था जो कि कैपिटल गेन में आना था, आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस कर दिया जिससे टैक्स कम जमा हो रहा है, तो इन शर्तों में उसकी रिक्लासिफिकेशन करके टैक्स को वो प्रॉपर ऑफिसर करेगा। फिर इस तरह सेक्शन 5A और 5AA और 5B है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। एक पूरा एक अलग स्कीम ऑफ लॉ है। और इसके बाद सब सेक्शन 6 है, 121(2) की तरह ही है, सेम वही चीज़ है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और सब सेक्शन 7 है, an amendment assessment order shall be treated in all aspects as an assessment order for the purpose of this ordinance other than for the purpose of subsection 1। और फिर 8 है, सबसे अहम है हमारा, सब सेक्शन 5 के बाद हमारे लिए सबसे अहम 8 है। और 8 में लिखा हुआ जी कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन का होना उसके लिए ज़रूरी है। और डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को अभी हम केस लाज में देखेंगे, इस पर बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये आज से नहीं, बहुत पुराने केस लाज हैं। और उसके बाद आखिरी जो चीज़ है सब सेक्शन 9, इसमें लिखा हुआ है नो असेसमेंट शैल बी अमेंडेड और फर्दर अमेंडेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द टैक्सपेयर हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी टू बीन हर्ड। कि इस 122 में ऑर्डर उस वक्त तक नहीं हो सकता, अमेंडमेंट में नहीं हो सकती जब तक, फर्दर अमेंड नहीं हो सकता जब तक कि टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बिन हर्ड ना दे दी जाए। और इसमें थोड़ा सा नीचे रिलीफ दिया गया है टैक्स पेयर्स को कि अब ऐसा नहीं होगा कि एक 100 का जारी हो गया तो वो विद टाइम बाद जब तक नहीं होता उस वक्त तक ऑर्डर हो सकता है। अब उन्होंने लिमिटेशन कर दी है कि 180 दिन के अंदर अंदर उसका फ़ैसला करना है। और अगर उसने कोई एक्सटेंडेड पीरियड लेना है, कोई मजबूरी हो गई जिसमें 180 दिन में फ़ैसला नहीं हुआ, तो फिर वो कमिश्नर की अप्रूवल से 90 डेज़ का अख्तियार हासिल करेगा और फिर उस एक्सटेंडेड पीरियड में उसको ऑर्डर को जारी करेगा। अब ये जो हमारे लिए मुश्किल होती है कि 2018 के 100 काज जाकर फाइनल हुए हैं 30 जून 2024 को, 29 जून को 100 काज हुआ है, 29 जून को ये ऑर्डर हुए हैं, तो इससे कम से कम आइंदा आने वाले सालों में हमें रिलीफ मिल जाएगा। और फिर इसमें लिखा हुआ जी का कोई टाइम पीरियड, अगर आपने कोई ADRC में चले गए हैं या 122D में आपने एप्लीकेशन दे दी है फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्रीमेंट, और आप एजरमेंट लेता रहे टैक्स पेयर, तो वो एजरमेंट जो होगी वो 60 डेज से ज़्यादा नहीं होगी और 60 डेज आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा 180 दिनों की काउंटिंग में। और 180 दिन, इससे पहले 122 दिन थे, सॉरी 120 दिन थे, और 180 दिन जो अब लिखे हुए हैं लॉ के अंदर, ये जो प्रोविजन आई है ये 2021 में आई थी, और उस वक्त 2021 में ये प्रोविजन आई थी 120 दिन के हिसाब से, और बाद में सब्सिक्वेंटली इनको बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया, और जो 80 दिन किया गया वो 2022 में किया गया। तो 2021 से ये प्रोविजन अप्लीकेबल है और 2022 से इसको 100 काज को 180 दिन में उसने फाइनल करना है। अब हम इसके केस लॉज देख लेते हैं। जो हमने अभी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की बात की है, इस पर सबसे अच्छी जो जजमेंट आई हुई है 1993 SCMR 1232 है सेंट्रल इंश्योरेंस की, और सेंट्रल इंश्योरेंस के केस में बहुत डीपली जाकर इन्फॉर्मेशन और डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के फ़र्क को एक्सप्लेन किया गया है। मीन्स के अगर हर इन्फॉर्मेशन जो होगी वो डेफिनेट नहीं होगी जब तक कि उसके साथ कुछ रिक्वायरमेंट्स ना ऐड कर दी जाएँ। फिर इसी तरह चप्पल बिल्डर की एक जजमेंट है, और ये भी सेम इसी इशू पर आई है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको मज़ीद ट्रायल चाहिए या मज़ीद उसके लिए फर्दर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए ऑफिसर एक नोटिस कर देता है, और नोटिस करके वो समझता है जी कि ये डेफिनेट है, लेकिन बाद में वो सिर्फ इसलिए उसने नोटिस किया होता है कि उसके माइंड में होता है कि इससे मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे मैं केस को डेवलप कर कर केस को कोई टैक्स लगा सकूँगा। तो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे मज़ीद आगे इंक्वायरी करनी पड़ती है तो वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 1993 SCMR 1108। फिर उसके बाद 2019 SCMR 1639 है सबरीना टेंट सर्विसेज, और इसमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के बारे में कहा गया कि डज नॉट मीन ए री एनालिसिस ऑफ असिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, कि जो डाटा उसके पास मौजूद है उसी को ही वो जमा नफ़ी करके आपको कहेगी कि इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है और आप आएँ और टैक्स पेयर को बुलाकर उसको 122(1) में नोटिस करके अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कर दे। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी री एनालिसिस अगर रिटर्न आपने जमा कराई तो रिटर्न से ही फिगरें उठाकर दोबारा नोटिस
रहा उसको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की बेस पर नोटिस नहीं किया जा सकता। 2021 SCMR 1290 में एक बड़ा मोहर आया था सेक्शन 122 और 111 में कि 111 का सेपरेट नोटिस देना लाजमी है। इसके बाद जो आपकी 122 की प्रोसीडिंग है वो हुआ करेंगी। और इसके बाद 2023 SCMR 534 ये बड़ी अहम जजमेंट है लियाकत अली की है, और इसमें सेक्शन 111 का कंपेयर किया गया 122 में। अभी हमने 122(5) में एक लफ्ज़ देखा था कि एनी इनकम एस्केप फ्राम टैक्स, 122(5) में हमने पढ़ा है एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज़ एस्केप असेसमेंट। और यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है एनी इनकम का। जब आप 111 पढ़ेंगे वहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एनी अमाउंट हैज़ एस्केप फ्राम असेसमेंट। तो यहाँ पर स्वाबदीदी अख्तियार आ गया ऑफिसर के पास कि चाहे वो एनी इनकम को हासिल कर ले, चाहे वो 122 एनी अमाउंट को हासिल कर ले, तो इस सूरत में दोनों सूरतों में वो टैक्स लगा सकता है। जहाँ पर स्वाबदीदी अख्तियार होगा, अब एक एनी अमाउंट का मतलब है कि जितनी भी कंसीलमेंट है, जितनी भी बैंक क्रेडिट एंट्रीज़ हैं, वो तमाम की तमाम कंसीलमेंट बन जाएंगी और उस पर टैक्स लग जाएगा। एज एनी अमाउंट टीम बिंग प्रूवन के तहत इनकम बन जाएगी। लेकिन जब हम 122(5) की बात करते हैं तो उसमें एनी अमाउंट का लफ्ज़ लिखा हुआ है, और एनी अमाउंट का मतलब है कि जो भी इनकम होगी जिसमें से खर्चे माइनस होंगे तो फिर वो एक इनकम का हिस्सा बनेगा। और इनकम खर्चे माइनस करके जब वो बनेगी तो दोनों, अगर ए केस में एनी अमाउंट को टैक्स लगाया गया है और बी केस में एनी इनकम को टैक्स लगाया गया है, तो इसका मतलब है जी कि ए को एनी अमाउंट में बहुत ज़्यादा टैक्स की प्रोविजन लग गई है और एनी इनकम के ऊपर उसको कम प्रोविजन लगी है, उसको खर्चे भी अलाउ हो गए हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी कि जहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर होगी तो वो मना है। और मना इसलिए है कि जी कि वो जो भी काम करेगा वो अपने बेनिफिशियल टू द टैक्स पेयर 122(5) है, तो एनी अमाउंट को कंसिडर करेगा और उस पर जाकर टैक्स लगाएगा। अच्छा, इस जजमेंट के बाद इनकम टैक्स के जो सेक्शन 111 है इसमें अमेंडमेंट आ गई थी 2021 में, और इसमें कहा गया था जी कि सेपरेट नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर 2024 SCMR 700 आई, इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन आई थी थोड़ा सा उसको काउंटर किया और कहा कि जी ठीक है, नोटिस देने की रिक्वायरमेंट है चाहे नहीं है। लॉ के अंदर बेशक आ गया है कि एक्सप्लेनेशन में कि सेपरेट नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन उस वक्त बनेगी जब वो 111 का जो एक ऑर्डर पास होगा। 111 के ऑर्डर से पहले जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो डाटा था, इन्फॉर्मेशन थी, वो डेफिनेट नहीं थी। जब 111 का शोकाज नहीं होता, नोटिस नहीं होता, लेकिन उसने 111 का ऑर्डर पास करना है, और 111 का ऑर्डर पास करने के लिए ज़रूरी है कि वो 111 में एक्सप्लेनेशन कॉल करेगा। और फिर इसके बाद 2024 PTT 1112 है, जुबैर खान जस्टिस जवाद हसन साहब की बहुत अच्छी जजमेंट है, और इसमें तमाम की तमाम जो केसेस की हिस्ट्री है वो बड़ी तफसील से बताई गई है। और अगर आप इस जजमेंट को देखेंगे तो आपको जितने भी केस लाज हैं 1993 से लेकर अब तक के, वो सारे के सारे आपको ईज़िली इसमें उसकी ब्रीफ समरी आपको मिल जाएगी। रे इसकी जजमेंट है, रे देखेंगे आप। जस्टिस जवाद हसन साहब ने इसमें बड़ी मेहनत करके इसमें मुकम्मल 122 में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर जितनी भी जजमेंट्स मौजूद हैं सब की हिस्ट्री को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये एक अकेली जजमेंट भी आपको पर्पज़ जो आपका है अपील तैयार करने का उसको सर्व करती है। उसके बाद दो आखिरी जजमेंट है जो मैं आज के क्लास में डिस्कस करना चाहूँगा, 2024 SCMR 788। ये बड़ी अहम जजमेंट है और इसमें भी वही बात लिखी गई है कि दो कंडीशनों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन फ्राम द ऑडिट और अदरवाइज़ की कंडीशन पूरी करेगा, और दूसरे नंबर पर ये जो 122(5) के अंदर 3 कंडीशनें लिखी हुई थी जो अभी हमने पढ़ी हैं कि मस्ट सर्टिस्फाइड दैट इनकम चार्जेबल टैक्स हैड एस्केप असेसमेंट। और ये इसके बाद अगर लो रेट लगा है, मिस क्लासीफाइड हुआ है, तो ये दो कंडीशनों को वो पूरा करेगा तो देन जाकर ये असेसमेंट होगी। और इस जजमेंट में बाकायदा डांटा भी गया है डिपार्टमेंट को कि टैक्स पे जो आपका टैक्स का ऑफिसर है उसको इतना भी राइट नहीं होना चाहिए, वो जो चाहे दिल करे अपनी मर्ज़ी से फैसले करता रहे। मैं कुछ निकाल सकता हूँ, कोई नई आइटम या कोई नई बातों को मैं देख सकता हूँ,
तो चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम वन अंडर विच इट वाज ओरिजिनली असेस्ड इन द डीम ऑर्डर अंडर सेक्शन 121 ऑफ द ऑर्डिनेंस 2001। दिस इज सो बिकॉज अदरवाइज द टैक्स पेयर माइट बिकम द विक्टिम ऑफ द फ्रीक के 122(8) में प्रोटेक्शन दी गई है, अदरवाइज अगर प्रोटेक्शन ना दी गई होती तो वो टैक्स ऑफिसर की फ्रीक का शिकार होता, और जो उसकी ओपिनियन होती फ्रॉम टाइम टू टाइम कि जब भी उसका माइंड चेंज होता तो वो 122(8) में अमेंडमेंट कर देता। और इसमें यही कहा गया जी कि इसमें ऑफिसर को एहतियात करनी चाहिए और डिपार्टमेंट को भी एहतियात करनी चाहिए कि जब भी वो कोई नोटिस इस तरह का जारी होता है। और इसमें फिर एक बोर्ड का लेटर भी आया हुआ है 25 मई 2021 का, इसमें भी यही कहा गया जी कि आप जब भी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की बेस पर करेंगे तो इनकम टैक्स की रिटर्न में जो डिक्लेरेशन है आपकी वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के डोमेन में नहीं आती। और हमसे एक बात पूछी जाती है कि 176 का हमें नोटिस हुआ है और हमें अभी 111 का और 122 का नोटिस नहीं हुआ, तो उस सूरत में अगर हम रिटर्न रिवाइज कर दें तो क्या वो मेच्योर होगी? तो बिल्कुल आपके लिए वो एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई बात नहीं है। अरे ओकारा टैक्स बार ने लेटर लिखा था बोर्ड को और उसका रकम जनवरी 2021 को बोर्ड ने रिप्लाई दिया हुआ जी कि जब आपको 176 के नोटिस आए हैं और अभी आपको प्री मेच्योर अभी 111 और 122 का नोटिस नहीं हुआ तो आप अपनी रिटर्न को किसी वक्त भी रिवाइज कर सकते हैं और उस पर कोई बार नहीं है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। कल की जूम क्लास में इंशाल्लाह हम मिलते हैं और फिर इसके बाद जो हमारे इशूज़ हैं उसको हम इसमें 122 के ऊपर 121 पर, इसके अलावा अगर आपके कोई इशूज़ हैं हम डिस्कस करेंगे। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।